नमस्कार। आज हमारी जो आपसे बात होने जा रही है वह इस बात को लेकर है कि कानून में उस समय क्या प्रावधान है। जैसे होता है कि कई बार किसी भी खास करके पॉलिटिकल प्रेशर में या कभी रंजिशवश फर्जी केसेस दर्ज करा दिए जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आदमी की जिंदगी नर्क बन जाती है। सबसे पहले तो वह जाता है अपने किसी तरीके से अरेस्ट सिस्टे की बात करता है। अरेस्ट सिस्टे मिल जाने के बाद भी चुपचाप वह बैठ जाता है और अब अगर वो किसी से पूछता है कि अब क्या किया जाना चाहिए, तो बस ये होता है कि विवेचना जो हो रही है वो होने दिया जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको समझिए आप। अगर किसी के खिलाफ फर्जी केसेस दर्ज कर दिए गए हैं, तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आप उसकी कॉपी निकालिए। कॉपी आपका राइट है, वो आपको जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। और कॉपी मिलने के बाद में आप सीधे उसका जो भी जवाब देना है उसकी तैयारी करिए। पहले खुद आप पैरा वाइज जो रिप्लाई है उसका रिप्लाई बनाइए और रिप्लाई बनाने के बाद में उसको जितने भी आरोप लगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में करते हैं। और वेट इस बात का किया जाता है कि जब पुलिस पूछेगी तब बताएंगे। एक बात आप समझिए, कानून के प्रति जिम्मेदारी भी बनती। ठीक है, फर्जी केस भी अगर दर्ज हुआ है तो चूंकि वो दर्ज हो चुका है, लॉ एक्शन में आ चुका है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपकी बेगुनाही तो जो है साबित करनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए जो भी केसेस दर्ज किए गए, जो भी केस में जो भी कंटेंट है, उसका पैरा वाइज रिप्लाई बनाइए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो गया है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी मदद करिए और उसको जितने भी बिंदु उसमें जो भी आरोप लगाए गए उसका पूरा बिंदुवार जवाब बनाइए। और जवाब बना के एक तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आईओ को दीजिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको जवाब देना ये आपकी कानूनी बाध्यता है और जिम्मेदारी भी है। दोनों चीजें हैं, बाध्यता तो है ही, साथ में जिम्मेदारी भी बनते हैं। अगर आप अपनी बातों को नहीं रखते हैं, कानूनी रूप से कानूनी अमली जामा नहीं उसको पहनाते हैं, तो आप बेगुनाह कैसे साबित हो पाएंगे। मोस्टली लोग करते क्या है, जैसे ही उनको कॉपी मिल गई चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको सलाह दी जाती है कि आप बैठिए, जब जांच होगी पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, उनका पक्ष आया कि नहीं आया। और एक चीज आप मान के चलिए, अगर रंजिश बस एफआईआर लिखवाई गई है और उसमें झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाने के बाद में अगर एफआईआर लिखवाई गई है तो आपका पक्ष बहुत ज्यादा सुना भी नहीं जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए। अब क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन यही बचता है कि आप सारा खुद पैरावाइज रिप्लाई बनाइए, बनवाइए, वकील की सलाह लीजिए, जिससे भी आपको करना है। लेकिन मेन चीज ये है कि जिम्मेदारी बनती कि आप जवाब बनवाइए। अब क्या करना है, उस जवाब का एक कॉपी तो आपको आईओ को देनी है। जो कॉपी आप दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आईओ ठाने बैठा है कि नहीं इस मामले में फंसा ही देना है, तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से न्याय मिलने की अगर उम्मीद नहीं है, तो आप जो कॉपी आपने आईओ को दिया है उस कॉपी को आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप एसपी को भी दें। और एसपी को देने के बाद में वह कॉपी जो है एसपी के पास में जब पहुंच जाएगी, आपको लगता है कि इसमें सब कुछ आपने बता दिया है, फिर भी अगर आपको इंटेंशन लगता है कि नहीं इंटेंशन गलत है, आप उच्चाधिकारी से, आप एसपी से मिलकर अपनी बातों को कह सकते हैं। वहां सारे एविडेंस आप उनको दे सकते हैं। आईओ को तो आपने दे ही दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और आपको इस बात का डर है
कि वहां ये बातें नहीं रिकॉर्ड पर ली जाएंगी और आप कुछ भी कहते रहें नहीं सुना जाएगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक तो मिल के भी दें, दूसरा आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी एसपी को भेज दें। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि आपने सारी बातों को जवाब दे दिया है। फिर अगर पुलिस जबरदस्ती फंसाना चाहती है, उस मामले में घसीट दिया है और आपको लग रहा है कि पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है, जो आईओ है वो प्रेशर में है किसी भी तरीके से और वो लॉ के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं, और आपको लगता है वो कुछ ना कुछ हाइड करेगा, फैक्ट को छुपाएगा, आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें वह नहीं लिखेगा, तो एक बात आप समझ लीजिए, कानून क्या है, यह आईओ की जिम्मेदारी बनती है, वो ड्यूटी बाउंड है। ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो लिख देगा। आपने जितनी भी चीजें, जो भी आपने जवाब दिए हैं, जो भी एविडेंस आपने दिए हैं, उन सारी बातों को वो रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि वो जो चाहे वो दर्ज करे, जो ना चाहे वो ना दर्ज करे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पूरी तरीके से उन सारी बातों को रिकॉर्ड पर लाना ही होगा। तो आपको ये सारी चीजें, अब इसके बाद क्या करना है? आपको अगर ये लगता है कि नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो इन सारी चीजों को आप कलेक्ट करिए। देखिए, ये गलतियां 90% लोग करते हैं कि उनको ये लगता है कि उनके साथ में न्याय नहीं होने जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर भी लिखाई गई, इन्वेस्टिगेशन भी कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशन से किया जा रहा है। तो आपके पास में बहुत बड़ी रेमेडी है कि आप उच्चाधिकारी को मिलकर सारे एविडेंस दें और रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा पूरे उसमें एनेक्सर को भी रिकॉर्ड करें, लिखें, जिससे उस लेटर को देखने पे ये लगे कि आपने एविडेंस दिया है। एविडेंस नंबर 1 2 3 4 जो भी है, आप सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड करें। अब क्या करना है? अब आपको करना ये है कि अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपकी विवेचना में हुआ क्या, आपकी बातों को, आपके बयान को कितना दर्ज किया गया, कितना आपके अपोजिट पार्टी ने बताया, क्या चीजें उन्होंने एविडेंस दिया, आपने जो एविडेंस दिया, आपने जो रिप्लाई दिया, उसको कितना कंसीडर किया गया, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपको सीधे सीधे करना है, जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं लोग। आपको ये कहना है, अपने एडवोकेट को, अपने काउंसिल को कहना है कि इन सारी चीजों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में, जिस भी संबंधित कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है, ये सारी बातें जो हो रही हैं वो क्रिमिनल केस के बारे में हो रही हैं। आपको करना क्या है? ये जितने भी आपने लेटर्स दिए हुए हैं वो सारा आप उस पे ले जाके एप्लीकेशन एक फाइल करेंगे। उसमें 156(3) के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल होगी, जिसमें कोर्ट से यह डिमांड की जाएगी कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ये जवाब दिया जा चुका है। और एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप केस स्टेटस रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं। केस स्टेटस रिपोर्ट जब आप मंगवाएंगे, आपको सारी चीजें ये पता चल जाएंगी कि कहां तक विवेचना पहुंची है, क्या आपकी बातों को उसमें रिकॉर्ड किया गया, नहीं किया गया, कितना छिपा लिया गया। आप सारी चीजों को वहां से केस स्टेटस रिपोर्ट के तहत आप कोर्ट से मंगवा सकते हैं। दूसरा क्या आपको करना है कि वहां अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, 156(3), जिसको 156(3), ये सारी, ये बहुत ही प्रचलित भाषा है, ये जो लॉ नोइंग पर्सन है वो भी जानते हैं, जो लॉ नोइंग पर्सन नहीं भी है उनको भी पता है कि 156(3), ये सबको पता है। लेकिन उसका काम क्या क्या है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इवन की जो प्रैक्टिस में है, इन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी बहुत कम जानते हैं। उनका भी मैंने कई लोगों से बात की, जो मेरे मित्रगण हैं, उनसे कई लोगों से बात की। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत केवल एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कराया जाता है।
आप ये मानिए कि 156(3) एक ऐसा क्लॉज है सीआरपीसी का जिसने कानून का पालन कराने के लिए बहुत कुछ अधिकार मजिस्ट्रेट को दिए हुए हैं। 156(3) के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है। और प्रॉपर एक तो उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपने जो कुछ भी आपने पहले एविडेंस दे रखा है, चूंकि आप अपने एप्लीकेशन के साथ में उसको अटैच करेंगे एविडेंस के तौर पे, वो सारा रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा वह भेज दिया जाएगा आईओ को, जिससे वो सारा रिकॉर्ड उसमें दर्ज किया जाना ये बाउंड हो जाएगा, कोर्ट की जानकारी में आ जाएगा कि ये आपने जवाब दे दिया है। अब ये सारी बातें आ गई, अब उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने कर दिया, मजिस्ट्रेट उसके लिए ऑर्डर कर सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन चीजों को शामिल करने। अब आपको करना क्या है, चूंकि आपने सारी चीजें दे दी हैं, आपको जब भी बुलाया जाता है ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप जाइए और जवाब दीजिए, जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं, जो पेपर्स मांगे जा रहे हैं, सब कुछ आप दीजिए, सारा सहयोग करिए। कानून का मतलब ये है कि सहयोग करिए आप, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाएंगे और अगर एक लाइन में विवेचक ने कह दिया कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, तो कोर्ट उसी की बात को मानेगा। अब आपके पास में क्या जवाब है कि आपने दिया था, नहीं रिकॉर्ड पे लिया, तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों को जो दिया था, और बाद में अगर आपको लगा आपने मजिस्ट्रेट को दिया था, आपके पास में सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप उसको कोर्ट को शो कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी बचत होती है और कानून का पालन बहुत ही कायदे से इसमें होता है। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करके कहीं ना कहीं प्रेजुडिस होके इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अगर मान लीजिए उन्होंने कर भी दिया, फर्जी तरीके से चार्जशीट भी फाइल कर दी, और मोस्टली चार्जशीट जब भी फर्जी तरीके से पुलिस फाइल करती तो उसमें लिख देती है कि अभियुक्त को जब बुलाया गया, जब इनसे इस बारे में जवाब मांगा गया, तो इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और इनके द्वारा कहा गया कि जो कुछ भी मुझे सफाई देनी होगी वह कोर्ट में दूंगा। ये रटा रटाया उनका ये से सेट फॉर्मेट होता है, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और उत्पीड़न का जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास में होता है। लेकिन अगर आप यही सारी चीजें कोर्ट को आप ऑलरेडी बता चुके हैं, उच्चाधिकारियों को बता चुके हैं, कल को अगर वो चार्जशीट लेकर आता है, पुलिस फाइल करती है, और उसमें ये सारी चीजें जो आपने एविडेंस दी थी वो नहीं अगर रिकॉर्ड किया गया है, या आपने कोर्ट को जो दिया था कोर्ट ने अगर फॉरवर्ड किया था उसको नहीं रिकॉर्ड किया है, अपने उसमें नहीं दर्ज किया है, तो आप उसके पनिशमेंट की मांग कर सकते हैं, और उसके बाद में जब वहां सुनवाई होती है तो आपकी बातें मजबूती के साथ रखी जा सकती हैं। यही गलती मोस्टली लोग करते हैं, कानून का सही तरीके से पालन ना हो पाने के कारण, कानून की बारीकियां जो है उसकी जानकारी ना हो पाने के कारण, प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो नए नए जजमेंट अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। मेरे द्वारा जब बात की गई, कई प्रैक्टिशनर्स से जब बात की गई, क्योंकि कोई भी सेशन लाने से पहले, कोई भी रिलीज करने से पहले इस पे काफी रिसर्च होता है, काफी लोगों से बात होती है, काफी सारे जजमेंट भी देखे जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि कोर्ट मानती नहीं है, ये जवाब होता है। तब मैंने यही कहा कि अगर कोर्ट नहीं मानती है तो अपर कोर्ट बनी किस लिए है? अगर नहीं मानती तो आप सीधे सीधे, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप उसको जाके अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी पूछा कि कब आपने अप्लाई किया कि कोर्ट ने नहीं माना, तो इसका कोई भी जवाब मोस्टली लोगों के पास में नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लीगल अवेयरनेस, लोगों को कानून के बारे में बताया जाए, उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, और कानून में जो कहा गया है कि आप पूरा सहयोग करिए, क्योंकि कोर्ट भी जब डायरेक्ट करती है, इवन बेल तक देती है, तो वो साफ साफ कहती है कि इसमें इनको डायरेक्ट किया जाता है कि ये विवेचना में सहयोग करते रहें। विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको पूरी तरीके से सहयोग करना है, आप बाउंड हैं उसके लिए जब तक कि एफआईआर दर्ज है। हाँ, एक बात यह भी है, अगर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है
यकीन मानिए, अगर इन सारे प्रोसीजर को आपने एडॉप्ट किया, आपके पास में एविडेंस है, तो 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिसने फर्जी तरीके से एफआईआर की है वह जेल जाएगा, 100% जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, आप अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। आपके पास में दो चैलेंजेस हैं, बेगुनाही को साबित करिए और जिसने झूठा केस कराया है उसको पनिश करवाइए। अभी मिर्जापुर का मामला आया था, मिर्जापुर के मामले में कोर्ट ने खुद पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है और विभागीय इंक्वायरी भी, विभागीय जांच भी कराने का आदेश दिया है। आप ये मान के चलिए कि इसमें कोर्ट ने जो आदेश दिया है, विभागीय जांच में 100% उनकी, क्योंकि कंडक्ट को देखते हुए ही कोर्ट ने आदेश दिया है। जो गलत तरीके से विवेचना करने वाले दरोगा थे, गलत तरीके से अरेस्टिंग करने वाले सिपाही थे, कांस्टेबल्स थे, उनका पनिशमेंट तय है। लेकिन जब कानून का सही तरीके से पालन करेंगे, कानून के जानकार बनेंगे और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारी चीजों को इन प्रैक्टिस लाएंगे, नए नए जो जजमेंट आ रहे हैं उसको लागू करवाएंगे, जाके एप्लीकेशन ही तो फाइल करनी है। आप ये क्यों डरते हैं कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा अगर, तो अपर कोर्ट इसीलिए बनी हुई है, आप भी जानते हैं, आप बेटर जानते हैं इस बात को, उसको चैलेंज करिएगा। लेकिन ये 10-10, 20-20 साल कोई बेगुनाह पिसेगा तो नहीं। धन्यवाद।